ईश्वरचंद विद्यासागर अमर चित्रक था। ईश्वर चंद्र का जन्म बंगाल के एक छोटे से गांव बीरसिंह में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब ईश्वर 4 वर्ष के थे तो पिता ने कहा, बेटा, कल से तुम पाठशाला जाओगे। ईश्वर को दोस्तों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता था, साथ ही पढ़ने में भी बहुत तेज थे। वे जब 7 वर्ष के हुए तो आचार्य ने पिता से कहा, इस पाठशाला की शिक्षा ईश्वर ने पूरी कर ली है। फिर एक नौकर के साथ उनके पिता उन्हें कलकत्ता ले गए। मार्ग में एक सिल गड़ी देख वे बोले, पिताजी, यह सिल यहाँ क्यों लगी है? पिता ने कहा, यह सिल नहीं है बेटा, यह तो मील का पत्थर है। इस पत्थर पर यह जो 1 और 9 लिखा है ना, इसका मतलब है अभी कलकत्ता 19 मील दूर है। ईश्वर ने अंग्रेजी के अंक नहीं सीखे थे। वह देखकर बोला, यह 1 है और यह 9 है। पिता ने कहा, बिल्कुल ठीक। जब वे दूसरे मील के पत्थर के पास पहुंचे तो ईश्वर ने कहा, पिताजी, यह 8 होना चाहिए। अब कलकत्ता 18 मील रह गया। पिता ने कहा, हाँ बेटा। कलकत्ता पहुंचते ईश्वर ने अंग्रेजी गिनती के सारे अंक सीख लिए। पड़ोसियों ने कहा, यह किस विद्यालय में जाएगा? मेरे ख्याल से हिंदू कॉलेज ठीक रहेगा। पिता ने कहा, नहीं, मैंने संस्कृत कॉलेज में भेजने का निश्चय किया है। इस कॉलेज की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। उनके पिता ने बड़ा बाजार में एक कोठरी किराए पर ली। वे बड़ी किफायत से रहते थे। ईश्वर कहते, पिताजी, आप खाइए न। पिता मन ही मन सोचते, दिन में एक बार खाना मेरे लिए काफी है। तन पेट काटे बिना तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसे? ईश्वर के पिता का त्याग व्यर्थ नहीं जा रहा था। शिक्षक उनको बताते, इसने तो लगभग सभी पुरस्कार जीत लिए। कॉलेज में ईश्वर को एक बात खटकती थी। वह मन में सोचते, यहाँ भी एक भी लड़की शिक्षा नहीं ग्रहण करती। हमारे देश में लड़कियां पाठशाला क्यों नहीं जाती? एक दिन ईश्वर ने पूछा, पिताजी, लड़कियां पाठशाला क्यों नहीं जाती? पिता बोले, कैसी बात करते हो? लड़कियां पाठशाला जाएंगी तो घरद्वार कौन संभालेगा? ईश्वर ने कहा, पर यह तो सरासर अन्याय है। ईश्वर जब 14 वर्ष के थे तभी दीनमयी देवी से उनका विवाह हो गया। उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी। विवाह के बाद उनकी पत्नी गांव में ही रह गई। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो पिता बोले, शाबाश बेटा, तुम विद्यासागर, उन दिनों दी जाने वाली संस्कृत की सर्वोच्च शैक्षणिक पदवी के सर्वथा योग्य हो। शिक्षा पूरी होते ही फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रधान पंडित के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई। वह बोले, पिताजी, अब आप बीरसिंह जाकर हरिभजन करें। तो पिता ने कहा, नहीं, यहाँ तुम्हारी देखरेख के लिए भी तो कोई चाहिए। बहुत जल्दी ही विद्यासागर अपने अधिकारियों के प्रशंसापात्र बन गए। कॉलेज के मंत्री मिस्टर मार्शल तो उनसे बहुत ही प्रभावित थे। एक दिन वह बोले, विद्यासागर, कृपया कक्षा के बाद मेरे पास आइएगा। मिस्टर मार्शल के कक्ष में पहुंचने पर वे विद्यासागर से बोले, आपने संस्कृत कॉलेज में नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है न? आपको वह पद निश्चित मिलेगा। मैंने आपकी सिफारिश कर दी है। विद्यासागर ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि तारानाथ वाचस्पति ने भी आवेदन दिया है। यह पद तो उन्हें ही मिलना चाहिए। मार्शल बोले, अब बनो मत, विद्या, जैसे तुम उस पद के लिए लालायित नहीं हो। विद्यासागर ने कहा, लालायित जरूर हूं। मुझे अधिक धन की भी बहुत आवश्यकता है, पर यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वाचस्पति मुझसे अधिक योग्य हैं। मिस्टर मार्शल बोले,
लेकिन वाचस्पति तो बहुत दूर कालना में रहते हैं। उन्हें हम खबर कैसे पहुंचा सकते हैं? विद्यासागर ने कहा, मैं पहुंचा दूंगा। विद्यासागर तुरंत पैदल चल दिए। गाड़ी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वे चलते गए, चलते गए। रात हो गई फिर भी वे नहीं रुके। जब उन्होंने वाचस्पति को संदेश दिया, तो वाचस्पति ने कहा, ईश्वर, समझ में नहीं आता किन शब्दों में तुम्हें धन्यवाद दूं। ईश्वर बोले, धन्यवाद की क्या बात है? निश्चित रूप से आप योग्य उम्मीदवार हैं। यह पद आपको ही मिलना चाहिए। विद्यासागर जब बऊ बाजार में अपने निवास स्थान पर लौटे, मां के पत्र द्वारा उनको संदेश मिला, ईश्वर, तुम्हारे भैया की शादी है, शीघ्र आओ। ईश्वर ने जाकर कहा, मिस्टर मार्शल, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। मार्शल बोले, विद्यासागर, तुम तो जानते हो कितना काम करने को पड़ा है। ऐसे समय में तुम छुट्टी मांग ही कैसे रहे हो? विद्यासागर ने वह बात फिर छेड़ी ही नहीं। विवाह के एक दिन पहले की रात को उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मुझे कल घर जाना ही चाहिए। माँ की बात में टाल ही कैसे सकता हूँ। सुबह उन्होंने जाकर कहा, मिस्टर मार्शल, मुझे आज अपने गांव जाना ही है। कृपया मुझे छुट्टी दें, नहीं तो मुझे त्यागपत्र देना होगा। मार्शल बोले, ठीक है विद्यासागर, तुम्हें जाना ही है तो जाओ। घुमड़ते हुए तूफान की परवाह किए बिना वे उसी समय चल पड़े। रास्ते में दामोदर नदी पड़ती थी। तट पर उन्होंने पूछा, दूसरी नाव कितनी देर बाद आएगी? बताया गया, आज तो नदी पार करने के आसार दिखाई नहीं देते महाशय। बेहतर हो कि आप कल आकर कोशिश करें। ईश्वर बोले, लेकिन मुझे तो आज गांव पहुंचना ही है। दूसरे ही क्षण ईश्वर ने नदी में छलांग लगा दी। तट पर लोग कहने लगे, पागल है क्या? जान देने पर उतारू है। रोको, उसे रोको। पर विद्यासागर तैर कर दूर निकल गयो। बड़ी जोखिम का काम था। आखिर वे थकने लगे और सोचने लगे, मैं कभी उस पार पहुंच भी पाऊंगा? बड़ी कठिनाइयों के बाद वे पार पहुंच ही गए। उन्हें देखकर मां मारे खुशी के रो पड़ी और बोली, मैं जानती थी बेटा, तू आएगा। मैं जानती थी। शादी के बाद विद्यासागर कलकत्ता लौट आए। मिस्टर मार्शल ने उनसे कहा, संस्कृत कॉलेज में एक स्थान और रिक्त हुआ है, तुम्हें स्वीकार है? ईश्वर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मार्शल, मुझे स्वीकार है। वे अपना काम बहुत मेहनत से करते थे। सहकर्मी पूछते, इतनी रात गए क्या कर रहे हो? ईश्वर कहते, कोई खास बात नहीं, कॉलेज की उन्नति के लिए कुछ सुझाव लिखने की चेष्टा कर रहा हूँ। जब उनके सुझावों की प्रति अधिकारियों के पास पहुंची तो एक अधिकारी ने कहा, कमाल है। दूसरा बोला, कितनी मौलिक सूझबूझ है। तीसरे ने कहा, इस आदमी को तो प्रिंसिपल बना देना चाहिए। अधिकारियों के दिमाग में क्या था, इससे विद्यासागर बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उनकी तमन्ना तो लेखक बनने की थी। 1847 में उनकी पहली पुस्तक वेताल पंचविंशति छपी। कुछ दिन बाद उनके सहकर्मी ने बताया, मुबारक हो विद्यासागर, तुम्हें प्रिंसिपल बनाया गया है। विद्यासागर बोले, सच? तुम्हें ठीक मालूम है। प्रिंसिपल बनने पर उन्होंने प्रथम महत्व अनुशासन को दिया। उन्होंने कहा, अधिकांश विद्यार्थी तथा अध्यापक जब जी में आता है तब कॉलेज चले आते हैं। यह नहीं चलेगा। सबको निश्चित समय पर कॉलेज में आना होगा। सभा में उपस्थित सभी लोग उनके उत्साह से प्रभावित हुए। केवल एक वृद्ध अध्यापक नाखुश थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, मैं किसी नए प्रिंसिपल के लिए अपनी बरसों की आदतें नहीं बदलने वाला।
दूसरे दिन वे अध्यापक जब देर से कॉलेज आए तो विद्यासागर द्वार पर प्रतीक्षा में खड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। फिर अगले दिन भी देर से आने पर विद्यासागर कुछ नहीं बोले। वे अध्यापक मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, वह कुछ बोलता क्यों नहीं? वह नाराज क्यों नहीं होता? यह चुप्पी तो बड़ी जानलेवा है। अब सह नहीं पाऊंगा। और उसके बाद वे भी निश्चित समय पर कॉलेज आने लगे। विद्यासागर और भी अनेक सुधार करना चाहते थे। उन्होंने कहा, हम यहाँ केवल ब्राह्मण लड़कों को ही प्रवेश क्यों देते हैं? अब हम हर जाति के हिंदू लड़कों को यहाँ प्रवेश देंगे। अपने भाषण के बाद विद्यासागर बोले, मैं हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर कर से मिलने जा रहा हूँ। मिस्टर कर के दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं आ सकता हूँ महोदय? मिस्टर कर बेअदबी से बैठे बैठे ही बोला, हाँ, कहिए कैसे आना हुआ? विद्यासागर को बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं दी गई। अपमान को अनदेखा करते हुए खड़े खड़े ही उन्होंने अपनी बात कही। कुछ दिन के बाद एक दिन उनको बताया गया, मिस्टर कर आपसे मिलन आए हैं, श्रीमान। विद्यासागर बोले, ओह, जल्दी से कमरे में से सारी फालतू कुर्सियां हटा दीजिए। कर आया तो विद्यासागर मेज पर पैर रख बैठे थे और उठे नहीं। कर भड़क उठा और बोला, तुम देसी आदमी, तुम्हारी यह मजाल कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव करो। विद्यासागर बोले, क्षमा कीजिए, क्या मैंने आपका दिल दुखाया है? मैं तो समझा था ऐसा करना यूरोप के शानदार तौर तरीकों में से एक होता है। कर समझ गया और बहुत शर्मिंदा हुआ। विद्यासागर ने केवल कॉलेज स्तर की शिक्षा पर ही ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कई प्राथमिक स्कूलों की भी स्थापना की और उनकी गतिविधियों में बराबर रुचि ली। वे अध्यापकों से पूछते, उपस्थिति कैसी रहती है? अध्यापक बताते, बहुत अच्छी। आपकी कृपा से अब गांवों के बच्चे भी स्कूलों में जाने लगे हैं। उनका मन भी खूब लगता है। एक दिन जॉन डिंकवाटर बेथ्यूम नाम के एक सज्जन विद्यासागर से मिलने आए और बोले, लड़कियों को भी तो शिक्षा दी जानी चाहिए। तुम्हारे देश में लड़कियों के लिए एक भी स्कूल नहीं है। अपने ही जैसे विचारों वाले इस व्यक्ति से मिलकर विद्यासागर बहुत प्रसन्न हुए। डिंकवाटर बेथ्यूम ने कहा, मैं एक महिला विद्यालय खोलने की सोच रहा हूँ। आपका क्या विचार है? विद्यासागर बोले, आहा, मैं तो आप जैसे व्यक्ति की राह ही देख रहा था। पर लोगों ने इसका विरोध किया, लड़कियों के लिए स्कूल? मैं यहाँ कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। कर ने भी कहा, क्या कहने? दिमाग तो नहीं चल गया है? जाइए जाइए, अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद न कीजिए। पर विद्यासागर सहज ही हार मानने वाले नहीं थे। आखिर हिंदू बालिका विद्यालय खुल गया, लेकिन विरोध होता रहा। किसी ने कहा, उस विद्यासागर ने लड़कियों का स्कूल खुलवा ही दिया। मेरी लड़की मर भले ही जाए पर मैं उसे स्कूल नहीं भेजूंगा। पर यह विद्यासागर है कौन? दूसरे ने बताया, वह संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल है। इसका कहना है कि शास्त्रों में महिला शिक्षा के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा है। एक अन्य बोला, उसे शास्त्रों का क्या ज्ञान? लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो घरद्वार कौन संभालेगा भला? विद्यासागर प्रसिद्ध हो गए, किंतु वे सादगी से ही रहते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने आकर पूछा, विद्यासागर कहाँ है? किसी ने बताया, वह देखो, वे रहे। बूढ़ी औरत उनको देख बोली, छह, वह तो उड़िया कहार जैसा लगता है। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, इतनी दूर से इसी को देखने चली आई। विद्यासागर को अपनी परंपरागत पोशाक पर बड़ा गर्व था। वे सब जगह धोती, कुर्ता और दुशाला पहनकर ही जाते थे।
एक बार वे एक बड़ी पार्टी में प्रमुख अतिथि के रूप में निमंत्रित थे। कोठी के द्वार पर दरबान उनको रोककर बोला, पार्टी केवल साहबों के लिए है, ब्राह्मण नहीं घुस सकते। विद्यासागर ने कहा, लेकिन मैं यहाँ निमंत्रित हूँ। विद्यासागर घर लौट आए, यह सोचकर कि मुझे अपने मेजबान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने कोट पैंट पहना। जब वे लौट कर आए तो दरबान ने उन्हें पहचाना ही नहीं। दरबान बोला, इधर से हुजूर। जी सरकार, इधर से पधारें। सब लोग खाना खाने बैठे। प्रमुख अतिथि होने के नाते पहले विद्यासागर को भोजन प्रारंभ करना था। लोग फुसफुसा रहे थे, बड़ी भूख लगी है, यह तो शुरू ही नहीं करता। विद्यासागर बोले, आपने शुरू नहीं किया? क्या यह भोजन पसंद नहीं आया? लोग आश्चर्य से फुसफुसाने लगे, यह बौरा गया है क्या? लगता तो यही है। तब विद्यासागर ने बात साफ की, मैं जब यहाँ धोती पहनकर आया था तो मुझे प्रवेश नहीं मिला, लेकिन जब मैंने यह विदेशी कपड़े पहन लिए तो मेरा स्वागत हुआ। लोग बात समझ गए। वे आगे बोले, तब मैं समझा कि यहाँ व्यक्ति की कद्र नहीं है, उसके पहनावे का महत्व है। मेजबान ने कहा, मुझे खेद है विद्यासागर। एक दिन सहकर्मी ने विद्यासागर से पूछा, मैंने सुना आप शहर से जा रहे हैं। वे बोले, अरे नहीं, केवल कुछ दिन के लिए जाना है। एक गांव से भाषण देने का निमंत्रण आया है। विद्यासागर रेल से गए। एक छोटे से सूने प्लेटफॉर्म पर उतरे। बिल्कुल सुनसान देख वह बुदबुदाए, यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं देता। तभी विदेशी कपड़े पहने एक आदमी ने विद्यासागर को पुकारा, कुली, कुली, मेरा यह सामान उठाओगे? विद्यासागर बोले, हाँ, हाँ, जरूर। फिर पूछा, माफ कीजिएगा, इस छोटी सी जगह में आपका आना कैसे हुआ, श्रीमान? उस आदमी ने कहा, कल यहाँ विद्यासागर भाषण देंगे। तुमने भी तो उनका नाम सुना होगा। मैं उन्हें सुनने के लिए ही बहुत दूर से आया हूँ। सामान पहुंचाने के बाद उस आदमी ने पैसे देते हुए कहा, ये लो, तुम रखो। विद्यासागर बोले, नहीं, रहने दीजिए। दूसरे दिन मंच पर विद्यासागर को देख वह आदमी सोच में पड़ गया। वह कुली, हे भगवान, यह मैंने क्या किया? वे तो खुद विद्यासागर थे। भीड़ को चीर कर वह वहां जा पहुंचा और पैरों पर गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, श्रीमान। विद्यासागर ने उसे उठाया और कहा, अपना सामान खुद उठाने में शर्मा रहे थे, बेटा। अपने हाथ से काम करने से आदमी छोटा नहीं हो जाता। मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता था। शिक्षा के क्षेत्र में वे पूरी लगन से लगे थे। सरकार ने उन्हें वित्तीय सहायता दी। उन्होंने एक के बाद एक कई बालिका विद्यालय खोले। एक दिन उनके मित्र ने कहा, विद्यासागर, अब तो खूब लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं। तुम्हें धन्यवाद। विद्यासागर कहने लगे, पर हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। विद्यासागर बोले, नारी कल्याण के लिए अभी बहुत कुछ करना है। 7-8 बरस जैसी खेलने खाने की मासूम उम्र में ही अधिकांश बच्चियां ब्याह दी जाती हैं। उनके पति अक्सर कई पत्नियों वाले बूढ़े होते हैं। कोई कोई तो शादी के कुछ दिन बाद ही मर जाते हैं। इन अभागिन विधवाओं का पुनर्विवाह भी वर्जित है। बेचारी सफेद कपड़े पहनकर पहाड़ सा जीवन काट देती हैं और सोचती रहती हैं, मैं तो विधवा हूँ, उनके साथ खेल भी नहीं सकती। विद्यासागर आगे बोले, मुझे इन बेचारी विधवाओं के लिए कुछ करना ही होगा। मित्र ने कहा, पर तुम कर क्या सकते हो, ये तो सदियों से चले आए अंधविश्वासों की शिकार हैं। कुछ माह बाद विद्यासागर की नई किताब ने तहलका मचा दिया। कोई कह रहा था, विद्यासागर की ढिठाई तो देखो, अपनी नई किताब में उसने विधवाओं के पुनर्विवाह की वकालत की है।
कोई कहता, उसकी यह मजाल। यहाँ तक कि विद्वानों के बीच भी आलोचना हो रही थी। एक ने कहा, विद्यासागर विधवा विवाह को न्याय संगत बताते हैं। दूसरे ने कहा, उसका साहस सीमा लांघ रहा है। जला दो यह किताब। एक अन्य बोला, ऐसी किताबें लिखने वालों को जेल भेज देना चाहिए। हजारों लोग उन्हें गालियां देने लगे। मित्र उनसे कतराने लगे। वे मित्रों से कहते, कैसे हो? मुद्दत से तुम्हें देखा नहीं। मित्र जवाब देते, माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूं। उन दुर्दिनों में भी विद्यासागर ने धीरज नहीं खोया। एक मित्र ने विद्यासागर को बताया, पता है, रामबाबू तुम्हें कल कितनी गालियां दे रहे थे? विद्यासागर बोले, वे गाली क्यों दे रहे थे भई? मैंने तो कभी उनका कुछ भला किया नहीं है। लेकिन एक धनवान ने तो यहाँ तक सोचा और अपने साथियों से बोला, अगर विद्यासागर पर धमकियों का असर नहीं होता तो उसे मार डालना होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खटखट, खटखट। धनवान का एक साथी बोला, कोई आया। द्वार खुला तो विद्यासागर ने आकर कहा, सुना आप लोग मुझे मार डालना चाहते हैं, लीजिए हाजिर हूं। धनवान क्रोध में बोला, एक औरत एक बार ब्याहने के बाद दोबारा नहीं ब्याही जा सकती। हमारे ऋषि मुनियों ने यही विधान बनाया है। तुम दखल देने वाले कौन होते हो? विद्यासागर ने एक पुस्तक खोलकर कहा, कृपया पाराशर संहिता की ये पंक्तियां पढ़िए। पाराशर कहते हैं, स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह कर सकती हैं। क्या वे हमारे ऋषि नहीं थे? धनवान बोला, तुमने ये पंक्तियां खुद लिखकर पाराशर के नाम से छपवा ली होंगी। विद्यासागर सोचने लगे, ऐसे मूर्खों से तर्क करना बेकार है। विद्यासागर ने हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया। वे विधवा विवाह की सार्थकता बताते और कहते, अब यदि आप विधवा विवाह के विचार से सहमत हो तो हस्ताक्षर कर दें। लोग कहते, आपने मेरी आंखें खोल दी। हस्ताक्षर करके मुझे खुशी होगी। उनके विरोधी भड़क उठे। वे भी लोगों से कहने लगे, हम भी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। यदि आप विधवा विवाह के पक्ष में न हो तो हस्ताक्षर कर दें। लोग कहते, बड़ी खुशी से। विद्यासागर चिंतामग्न हो सोचने लगे, उन्होंने तो कई गुना अधिक हस्ताक्षर जमा कर लिए। अब सरकार भी बहुमत का पक्ष लेगी। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। लेकिन इस मुद्दे पर विचार करने के लिए जब गवर्नर ने मीटिंग बुलाई और कहा, जो बिल के पक्ष में हो, कृपया हाथ उठाएं, तो समिति के सदस्यों ने कहा, विद्यासागर प्रगतिवादी है। उनका अनुमोदन करके हमें खुशी हुई। इस प्रकार 17 नवंबर 1855 को विधवा विवाह को वैधानिक रूप दिया गया। कुछ महीनों बाद पहला विधवा विवाह संपन्न हुआ। कालिमती देवी नामक विधवा से श्रीशचंद्र विद्यारत्न ने विवाह किया। सारा प्रबंध विद्यासागर ने स्वयं किया था। 1866-67 में भीषण अकाल पड़ा, एक बूंद पानी नहीं बरसा, धरती बंजर हो गई और लोग भूखे मरने लगे। अपने गांव बीरसिंह में विद्यासागर ने भंडारा लगवा दिया। वहां 250 जरूरतमंद लोग प्रतिदिन मुफ्त भोजन करते थे। स्वयंसेवक कहते, श्रीमान, यहाँ तो तमाम भूखे लोग चले आ रहे हैं। विद्यासागर कहते, किसी को लौटाना मत, सबको आने दो। विद्यासागर ने गरीबों को देख मन में सोचा, बेचारे, उनके बाल कितने सूखे हैं, शरीर की खाल तक चिटक गई है। विद्यासागर बोले, परितोष, स्वयंसेवकों से कहो इन सबको शरीर पर लगाने को थोड़ा थोड़ा तेल दे दें। स्वयंसेवक उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक स्वयंसेवक को दूर से तेल देते देख वह बोले, क्या हुआ, तुम उनके पास क्यों नहीं जा रहे? स्वयंसेवक बोला, श्रीमान, मैं ब्राह्मण हूं और ये लोग चमार हैं।
मैं चमार को कैसे छू सकता हूँ? विद्यासागर आग बबूला हो उठे, क्या चमार इंसान नहीं होते? ब्राह्मणों को चमारों से ऊंचा क्या भगवान ने बनाया है? विद्यासागर की दयालुता का कोई और छोर नहीं था। एक दिन वे अपनी वृद्धा माँ के पास आए थे। उन्होंने पूछा, माँ, तुम्हें कुछ चाहिए? माँ बोली, बेटा, मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मैं चाहती थी कहीं से अगर बेचारे गांव वालों को तन ढकने को एक एक दुशाला मिल जाता। बस, विद्यासागर ढेर से दुशाले ले आए। सारे गांव वालों को एक एक दुशाला बांट दिया। गांव वाले कहने लगे, भगवान तुम्हारा भला करे। माइकेल मधुसूदन दत्त नाम के युवा कवि उन दिनों फ्रांस में रहते थे। एक दिन विद्यासागर के पास उनका पत्र आया। उसमें लिखा था, मैं सपरिवार फांके कर रहा हूँ, अब आपका ही आसरा है। विद्यासागर सोचने लगे, बेचारा कवि, लेकिन मेरे पास तो केवल 2,000 रुपए हैं। उन्होंने लोगों से उधार लेना शुरू किया, मुझे सख्त जरूरत है, आप कुछ रुपए उधार दे सकेंगे? मधुसूदन दत्त को फ्रांस में पत्र मिला। वह पत्नी से बोला, विद्यासागर का पत्र है, लिखा है 8,000 रुपए भेज रहा हूँ। यानी कितने फ्रैंक हुए? भगवान का शुक्र है। मुझे विश्वास था कि विद्यासागर निराश नहीं करेंगे। बाद में इन्हीं माइकेल मधुसूदन दत्त ने बंगला कविता को क्रांतिकारी मोड़ दिया। विद्यासागर का यश चारों ओर फैल गया। महान संत रामकृष्ण तक उनके दर्शनों को आए। उनके समाज सुधार को सब जगह मान्यता मिल रही थी। एक दिन उनको बताया गया, श्रीमान, आपकी महान सेवाओं के लिए केंद्रीय शिक्षा संस्थान आपको पदक प्रदान करना चाहता है। कुछ दिन बाद उनका सहयोगी बोला, श्रीमान, कल के समारोह में आपको पदक लेने जाना है, क्या आप भूल गए? विद्यासागर बोले, नहीं, भूला नहीं हूँ, लेकिन वहां विदेशी पोशाक में जाना होता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सहयोगी बोला, आपके लिए तो वे अपना नियम भी तोड़ देंगे। विद्यासागर बोले, मैंने चुपचाप पता लगा लिया है, वे नहीं मानेंगे, और मैं उन्हें साफ साफ कह नहीं सकता कि मैं शरीक नहीं हो सकता, इसलिए मैं कहीं जा रहा हूँ। पुरस्कार समारोह के समय विद्यासागर के सहयोगी को देख आयोजकों पूछा, विद्यासागर नहीं आए? सहयोगी बोला, नहीं, उन्होंने संदेश भेजा है कि कुछ बेहद जरूरी काम की वजह से उन्हें कहीं जाना पड़ा है, कृपया क्षमा करें। कुछ दिन बाद विद्यासागर के घर उनके सहयोगी ने आकर बताया, उन्होंने यह पदक सेवा में भेजा है। विद्यासागर बोले, धन्यवाद। लेकिन विद्यासागर कीर्ति पाकर संतोष से बैठ नहीं गए। बाल विवाह की प्रथा को वे जड़ से समाप्त कर देना चाहते थे तथा शिक्षा के क्षेत्र में वे आजीवन काम करते ही रहे। उनकी मृत्यु पर करोड़ों देशवासियों ने शोक मनाया था। लोग कह रहे थे, हमारे बीच से एक महान आत्मा उठ गई। उनकी मृत्यु से एक युग समाप्त हो गया है। उनकी दी ज्ञान संपदा के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। चित्रकथा समाप्त हुई। आपको कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक अनलाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।